आधुनिक भारत के इतिहास में, यानी कि कह सकते हैं कि आधुनिक इतिहास कहिए चाहे मॉडर्न इंडिया के, इसमें एक चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम क्या है, भारत में शिक्षा का विकास, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ से प्री में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे पीसीएस किसी स्टेट का प्री एग्जाम दे रहे हों और या मेंस दे रहे हों, जहाँ पर डिस्क्रिप्टिव मोड पे जीएस है, जैसे कि यूपीएससी में भी जो जीएस 1 है और यूपीपीएससी में जीएस 1 है, वहाँ इसकी भूमिका बहुत है, क्योंकि एक क्वेश्चन वहाँ आ जाता है कि भारत में शिक्षा का विकास ब्रिटिश काल में कैसे हुआ या कैसे सुधार किया गया कि भारतीय शिक्षा आज इस दशा में है, बुरी दशा में, अच्छी स्थिति में है, इसके बारे में चर्चा की जाती है। तो इसमें हम लोग इसमें कंटिन्यू किए हुए हैं। इसमें क्या है कि वर्धा शिक्षा योजना, हम लोगों ने शुरुआत कहाँ से किया था, वो डिस्पैच से। वो डिस्पैच से यात्रा हमारी होते हुए हम इसमें कहाँ हैं, इसमें वर्धा शिक्षा योजना 1937 पहुँच चुके हैं। इसके पहले की जो भी आपको जानकारी चाहिए आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, आप साथ कर सकते हैं। वर्धा शिक्षा योजना ये बात किया जाए, चूँकि यहाँ कहा गया क्या 1937 की बात है। अब ध्यान देना ये कि 1937 की बात है तो जाहिर सी बात है कि उस समय भारत सरकार ने 1935 आ चुका होगा, है ना। यानी सीधी सी बात क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या हुआ था, पारित हो चुका था। जब उसके पारित होने के बाद क्या हुआ कि जब भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ तो उसमें एक प्रावधान क्या था कि प्रांतों को क्या कर दिया जाए, स्वायत्त कर दिया जाए। प्रांतों के स्वायत्त करने की बात की गई थी। इतनी बात अगर आप भारतीय संवैधानिक इतिहास को पढ़े हों, मेरे द्वारा मैंने लेक्चर दिया है, उस पर आप नोट्स बना चुके हैं। प्रांतों को स्वायत्त कर दिया गया किस अधिनियम के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। और जब प्रांत स्वायत्त हुए तो उसका परिणाम क्या हुआ, जब प्रांत स्वायत्त होंगे तो जाहिर सी बात है कि इन प्रांतों में क्या हुआ कि निर्वाचन हुआ। किसका निर्वाचन, राज्य सरकारों का, राज्य सरकारों का हुआ निर्वाचन। और जब निर्वाचन होगा तो जाहिर सी बात है एक लोकप्रिय सरकार जरूर आएगी। और निर्वाचन का परिणाम यह रहा कि यहाँ क्या लोकप्रिय सरकार बन गई। कहाँ पर, लोकप्रिय सरकार का मतलब होता जब जनता निर्वाचित करेगी गवर्नमेंट को तो लोकप्रिय ही तो होगी वो। जिसको चुनेंगे हम वही तो जाएगा, जिसको अधिकतम जनसंख्या चुनती है वही तो सरकार बनाता है। तो यहाँ ये कहा गया कि 1935 अधिनियम पारित होने के बाद उसमें प्रावधान यह था कि प्रांतों को स्वायत्त कर दिया जाए। प्रांतों की जब स्वायत्तता उनको मिली तो क्या हुआ कि राज्यों में यानी प्रांतों में निर्वाचन हुआ और निर्वाचन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि लोकप्रिय सरकारें बनी। और सरकार जो लोकप्रिय बनती है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी आज़ादी बढ़ती है, कुछ भी कहने की, कुछ भी बोलने की। तो आज़ादी कैसे, अब बात क्या थी कि 1937 लोकप्रिय सरकारें बनी तो 1937 के आते आते कौन, महात्मा गांधी, किसने, महात्मा गांधी ने अपने, उनके पास एक समाचार पत्र था जिसके बारे में एक चैप्टर पे चर्चा हमारी आपकी हो चुकी है, भारत में समाचार पत्रों का विकास, ये लेक्चर हो चुका, उसे भी आप साथ कर सकते हैं, देख सकते हैं। महात्मा गांधी ने अपने हरिजन समाचार पत्र जो उनका था, उस हरिजन में बहुत सारे लेख होंगे, यानी कि हरिजन समाचार पत्र में गांधी जी द्वारा शिक्षा के संबंध में बहुत सारे लेखों का प्रकाशन किया गया। और लेखों का प्रकाशन जो किया गया वो कह सकते हैं कहीं ना कहीं शिक्षा की एक योजना टाइप की चीज़ें थी। मतलब वो शिक्षा कैसे दी जाए ऐसी योजनाएं उसमें थी। तो उसमें क्या था कि अब एक बात ये भी था कि जो योजना उन्होंने सुझाव दिया, यानी कह सकते हैं कि लेखों की एक श्रृंखला है। जो वर्धा योजना है वो रियल शिक्षा, जो वास्तव में गांधी द्वारा हरिजन में प्रकाशित किए गए लेखों की श्रृंखला ही क्या है, वर्धा शिक्षा योजना है। हर लेख में गांधी जी शिक्षा के बारे में कुछ न कुछ क्या देते थे, सुझाव देते रहते थे। वही सुझाव यानी लेखों की श्रृंखला ही क्या है, वर्धा योजना है। उन्होंने इसमें एक बात कहा कि ऐसा कुछ किया जाए कि हस्तकला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि जो कौन है, गांधी जी ने अपने लेख में इस बात को ये भी कहा दिया था कि देखिए जो हस्त कला शिक्षा है वो भी दिया जाए। किसे दिया जाए, बच्चों को। अगर ये शिक्षा दिया जाएगा तो हस्तकला का क्या होगा, उत्पादन होगा, हाथ से बनी हुई वस्तुओं का उत्पादन होगा। और उत्पादन जब होगा तो जो शिक्षक होगा उसे वेतन दिया जाएगा, यानी क्या होगा, वेतन होगा। और विद्यालय का जो
मेंटेनेंस होगा, वो सारी चीज़ें होंगी। उन्होंने कहा कि इससे शिक्षकों के वेतन का प्रबंध हो जाएगा और दूसरा जो है क्या होगा कि जो बच्चे होंगे उन्हें ट्रेनिंग हो जाएगा, प्रशिक्षण मिल जाएगा, ये चीज़ें। और जब पैसा आएगा तो विद्यालयों का क्या होता रहेगा, सुपरविजन यानी पर्यवेक्षण भी होता रहेगा समय समय पर। और दूसरी बात उनका परीक्षण होगा। प्रशासन को बहुत बार उन्होंने अपने लेखों के माध्यम सुझाव दिया। ये बातें आपके नोट्स में नहीं हैं, ये बातें मेरे द्वारा आपको बताई जाए, नोट्स में नहीं है, तो आप घबराना इस बात से नहीं है। हस्तकला या हस्तकला शिक्षा देने की बात गांधी ने इसलिए किया था कि जिससे अगर होगा तो हस्तकला जब लोग पढ़ेंगे तो उसके बाद हस्तकला हाथ से बनी वस्तुओं का वो बना के बेचेंगे, उससे उत्पादन होगा उन वस्तुओं का, और जो इनकम होगा उससे शिक्षकों का वेतन दिया जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें विद्यालयों के विकास में सहायक हो जाएंगी। ये गांधी ने लेखों में दिया था। लेकिन लोग अक्सर बात इसलिए करते हैं कि उन्होंने ये भी कहा दिया था कि अपने लेख में कहा कि 7 वर्ष, क्या कहा था, 7 वर्ष तक बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। यानी इसमें क्या था कि 7 वर्ष तक शिक्षा जो दी जाती है उसका लैंग्वेज क्या हो, मातृभाषा में दिया जाए। यानी मदर टंग जिस भाषा में जो बोलता है उसी भाषा में उसे शिक्षा दिया जाए, स्थानीय बात, यानी कि मातृभाषा में शिक्षित किया जाए। लेकिन हुआ क्या कि वर्धा योजना बनी जरूर थी, इसके फेल होने का भी एक कारण छिपा हुआ है। क्योंकि आप जब देख रहे हैं कि 1937 में पारित हुआ, भारत सरकार नियम 1935 जब आया, उसके बाद वर्धा योजना 1937 जो है, जो कि गांधी द्वारा अपने हरिजन समाचार पत्र में प्रकाशित श्रृंखला, जो लेखों की श्रृंखला थी, वही बाद में योजना बन गई। उसे कांग्रेस ने भी स्वीकार किया, उसे जाकिर हुसैन परामर्श मंडल ने भी स्वीकार किया। ये सारी बातें आपके हो चुकी हैं। तो इसमें एक बात सबसे खास है कि जो शिक्षा दी जा रही है वो शिक्षा किस में दी जा रही थी, मातृभाषा में दिया जाना चाहिए। 7 वर्ष तक उन्होंने बात किया। लेकिन हुआ क्या कि उसी समय 1939 में क्या शुरू हो गया था, अगर आप थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हो गया तो जाहिर सी बात है कि जो वर्धा योजना है ये कहाँ चली गई, ये ठंडे बस्ते में चली गई। कहाँ गई, ठंडे बस्ते में। द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने से वर्धा शिक्षा योजना कह सकते हैं अपने परिणाम को पा नहीं सकी। सीधा सीधी बात है कि जो मौलिक शिक्षा थी 1947 के आते आते सरकार ने अपने हाथों में ले लिया, यानी योजना का कोई मतलब नहीं निकला। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने बहुत सारे जो प्रांत से वहाँ से क्या दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था, यानी क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। तो जाहिर सी बात है कि योजना का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है। अब एक दूसरा क्या है, सार्वजनिक शिक्षा योजना है, जो कब का है, 1944 का है। सार्वजनिक शिक्षा योजना, वर्धा शिक्षा योजना में इतनी सी बातें हैं, इससे ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। क्योंकि वर्धा शिक्षा योजना जो है गांधी के लेख हैं और कुछ है नहीं इसमें। अपने लेखों में जो बातें सुझाव देते थे कि शिक्षा के संबंध में, वही सारी बातें हैं वहाँ। सबसे खास बात उसकी यही थी कि 7 वर्ष तक क्या दिया जाए, शिक्षा जो हो उसकी भाषा क्या हो, मदर टंग यानी जो मातृभाषा है उसी में दिया जाए। अब हम कहाँ चलते हैं, सार्वजनिक शिक्षा योजना 1944। पहले का अगर आप ना पढ़े हो तो बात का समझने में थोड़ी सी समस्या होगी, से घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि आप पहले क्लास अगर मिस किए हुए हैं तो यहाँ समस्या हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। सार्वजनिक शिक्षा योजना 1944, इसकी बात करेंगे अब आप। इसकी बात हम करते हैं तो इसमें क्या कि 1944 में केंद्रीय शिक्षा, जो केंद्रीय परामर्श शिक्षा मंडल था, कौन, 1944 में केंद्रीय शिक्षा परामर्श मंडल, केंद्रीय शिक्षा परामर्श मंडल ने क्या किया, भारतीय शिक्षा के विकास के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना बनाने के लिए इसने क्या कि भारत शिक्षा का विकास हो, सुधार हो, इसके लिए इसने एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना बनाने के लिए सर जॉन सार्जेंट की अध्यक्षता में सार्जेंट शिक्षा आयोग को बनाया था। समझ गए आप क्यों बनाया था?
एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत करने के लिए सार्जेंट शिक्षा योजना 1944 में क्या की गई थी? शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन सार्जेंट थे। यानी कह सकते हैं इन्हें शिक्षा परामर्शदाता बनाया गया। आप ये कह सकते हैं कि शिक्षा परामर्शदाता के रूप में किसे? सर जॉन सार्जेंट को नियुक्त किया गया। भारतीय शिक्षा में ये कहा गया कि जो कमियां हैं उनमें कैसे इम्प्रूवमेंट हो, इस पर आप अपना क्या दीजिए? राय दीजिए। उन्होंने जो राय दिया उसमें कहा क्या कि भारत में जो प्राथमिक शिक्षा है, जो माध्यमिक शिक्षा है, और जिनमें जैसे होता है कि प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा में यानी कह सकते हैं कनिष्ठ और उच्च बेसिक जो विद्यालय होते हैं उन्हें और स्थापित किया जाए। यानी जो स्थानीय स्तर पर यूनिकुलर स्कूल होते हैं उनकी क्या किया जाए? स्थापना किया जाए। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहते हैं सर जॉन सार्जेंट कि ऐसे स्थापित किया जाए और जो स्कूल हैं उनकी 2 श्रेणियों में स्थापित कर दिया जाए। जो बेसिक होते हैं जैसे प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनको अलग रखा जाए और जो माध्यमिक होते हैं उनको भी क्या कर दिया जाए? अलग कर दिया जाए। इस समय अलग हैं भी, ऐसी बात नहीं। वर्तमान में हमारे यहाँ क्या है? प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय अलग हैं, है ना। और कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनमें जैसे माध्यमिक विद्या उसी में अटैच है, 6th से लेके कहाँ तक है? 12 तक है। जबकि अगर सरकारी विद्यालय की बात किया जाए तो 6 to 8 है ना, यही तो है। इसे आप जूनियर कहते हैं जो सरकारी विद्यालय में देखा जाए। बाकी जो प्राइवेट और या अर्धशासकीय हों चाहे वित्तविहीन विद्यालय हैं वो 6 to 12 है। या जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी दशा ऐसे ही है। जैसे राजकीय विद्यालय है तो राजकीय विद्यालय में 6 to 12 चलते हैं, है ना। तो उसको जैसे जो प्राथमिक स्तर पर स्थापित किया गया था तो आप देखेंगे प्राइमरी और जूनियर 2 अभी भी वर्तमान में है। इस योजना में ये भी कहा दिया गया कि 6 से 11 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे होंगे उनके लिए जूनियर स्कूल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 6 से 11 साल के बच्चों के लिए जूनियर स्कूल होना चाहिए, और वर्तमान में तो ऐसा है ही। और ये भी उन्होंने कहा कि 6 से 11 वर्ष के जो बच्चे होंगे ना, इनकी जो शिक्षा है ना, इनको मुफ्त दे दिया जाए। क्या दिया जाए? 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या हो? जूनियर स्कूल हो, जूनियर स्कूल स्थापित कर दिया जाए। और साथ ही इन्हें जो शिक्षा दी जाए वो शिक्षा पूरी तरह क्या हो? मुफ्त हो। अनिवार्य मुफ्त शिक्षा की बात कर दिया, यानी मुफ्त अनिवार्य शिक्षा कर दिया जाए, इनसे कोई पैसा फीस ना लिया जाए। यानी अभी शायद मुझे जहाँ तो पता है कि मुफ्त ही होगा। और ये भी कहा गया कि मान लीजिए 11 से 17 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे होंगे, इन्होंने भी कहा कि 6 से 11 तक जूनियर स्कूल बनाइए और शिक्षा को क्या कर दीजिए? मुफ्त दीजिए, उसमें कोई फीस मत लीजिए। फिर ये भी आया मामला कि 11 से 17, फिर उन्होंने कहा 11 से लेकर 17 तक का जो विद्यालय होगा उस सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना करिए। ये क्या था? ये मिडिल स्कूल था। अब उन्होंने ये भी कहा कि जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल होता है उसकी स्थापना कर दीजिए। 11-17 तक के लिए क्या कहा? सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना का सुझाव किसने दिया? सर जॉन सार्जेंट ने। कहा कि सीनियर स्कूल बनाए जाए और उन स्कूलों में 2 टाइप की बातें की जाए। कैसा? साहित्यिक शिक्षा दी जाए और क्या कहते हैं प्राविधिक शिक्षा दिया जाए, यानी व्यावसायिक शिक्षा भी रखा जाए। दोनों के रखने, यानी कि प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा हो और प्लस क्या हो? साहित्यिक शिक्षा हो। कहाँ? इस सीनियर स्कूल में। समझ गए आप मेरी बात? ये सुझाव किसका है? ये सर जॉन सार्जेंट का है। ये भी उन्होंने कहा कि क्यों ना इंटरमीडिएट की शिक्षा को समाप्त कर दिया जाए, उसे समाप्त कर दीजिए और सीनियर स्कूल में 1 साल की वृद्धि कर दीजिए। यानी सीनियर स्कूल जो 2 साल का होता है उसे कितने साल कर दो? 3 साल कर दो। लेकिन इंटरमीडिएट को मत रखो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था को वर्तमान में कर दी जाए तो ऐसा नहीं है। जैसे कि 1 से लेकर के 5 और 6 to 12 की जो बात की जाती है, अगर उसे 6 to 8 कर दिया जाए और 8 to क्या कर दिया जाए? 10 कर दिया जाए। 11-12 को आप फिनिश कर सकते हैं। आप चाहें तो इंटरमीडिएट के जो 2 क्लास होते हैं 11 और 12, उसमें से 11 को आप स्किप कर सकते हैं। 11 के जो क्लास है बेउजे का होता है, क्योंकि उसका जो एग्जाम होता है कौन करता है? विद्यालय करवाता है। आप चाहें तो उस सिलेबस को बदलते हुए उन्हें कहाँ ला सकते हैं? 9-10 सीधा जो इंटरमीडिएट मतलब जो 12 का आपका 11th का है, 11th और 12 का सिलेबस एक साथ कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? उसी 10 के बाद। यानी पहले से आप चाहें तो 9th 10th और जो है एक क्लास अपना 11th बना दीजिए उसी में। उसके बाद सीधा किसे कनेक्ट कर दीजिए ला करके? ग्रेजुएशन को शिक्षक को ले आइए।
उच्च शिक्षा का भी समय घटाया जा सकता है, वो जो समय है उसे 2 सालों तक किया जा सकता है, क्योंकि अब लोगों का बौद्धिक विकास हो चुका है। लोग समझते हैं अगर सिलेबस को थोड़ा सा चेंज किया जाए तो, है ना, ऐसा हो सकता है, ऐसा करना चाहिए। ऐसा सुझाव किसने दिया था? सर जॉन सॉर्जेंट ने दिया था, ये सुझाव इनका था। ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हों। शिक्षा के संबंध में जो 2 आयोग कौन, एक आपका क्या है, वर्धा शिक्षा, और दूसरा क्या, सर जॉन सॉर्जेंट के अध्यक्षता में बना हुआ क्या, सार्वजनिक शिक्षा योजना या आयोग जो बनाया गया था 1944 में, क्या सुझाव था? अगर आप इसे सही से समझ जाइए तो लिखना बहुत आसान होगा, क्योंकि पहली चीज़ होती है कि ये ज़रूरी नहीं होता कि सारी चीज़ें आपको लिखवाई जाएँ। अगर आप सुनते हैं, देखते हैं, तो उन चीज़ों को क्या करिए, 1 बार 2 बार वीडियो को देखिए, उसके बाद अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। एक अच्छा नोट्स आपके पास हो सकता है। हाँ, दूसरी बात है, अगर आपको सारी बातें समझ में आती हैं तो ज़रूर शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।